मैं कोलकाता का एक मशहूर ज्वेलर हूँ और कोलकाता में मेरे कई सारे शोरूम हैं। मेरे पापा और भैया भी साथ में बिजनेस करते हैं। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। एक दिन एक काली कार लेकर कोई लेडी हमारी दुकान पर आई। उसने एक काली सी स्कर्ट और टॉप पहन रखी थी। सर पर एक टोपी थी और चेहरा नेट से छुपा रखा था। जब वह अंदर आई तो सब लोग उसे घूर घूर कर देखने लगे, क्योंकि हमारी दुकान में तो अक्सर औरतें साड़ी या सलवार सूट पहनकर आती थी, पर यह लेडी तो फॉरेनर लग रही थी। उसने अपने लिए एक ईयरिंग खरीदी और बिल पेमेंट करने मेरे पास आई। जब मैं उसकी आंखों में देखा तो एक डर और घबराहट नजर आ रही थी। आखिर मेरी दुकान में यह लेडी इतनी परेशान क्यों नजर आ रही है? उसने मुझसे कहा कि बिल बना दो। मैंने उसे बिल बनाकर दिया और वह उसका पेमेंट करके जल्दी से निकलकर चली गई। उसके माथे की पसीने की बूंद, उसकी आंखों का डर और उसकी परेशानी, इस बारे में सोच सोच कर मैं भी परेशान होने लगा। वह लेडी जैसे मेरी आंखों में छा गई थी। आखिर कौन है ये औरत? देखने में तो 22 साल की लग रही थी। बहुत ही खूबसूरत थी। रंग एकदम गोरा, जैसे फॉरेनर लड़की की होती है। मैं उस लड़की के ख्यालों में खोसा गया था। तभी मोबाइल के रिंग से मैं होश में आया। मुझे मेरी मंगेतर मधुमिता ने कॉल किया था। मैंने उसका कॉल रिसीव न करके काट दिया, क्योंकि फिलहाल मैं उस औरत के ख्यालों से बाहर निकलने को तैयार नहीं था और मधुमिता को अवॉइड करना चाहता था। जब मैं काम निपटाकर घर आया तो खाना खाकर सो गया, पर वह लड़की मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। लेकिन जब मैं सो गया तो मुझे एक अजीब सा सपना आया। वह लड़की मुझे चीख चीख कर कह रही थी, मुझे बचा लो, मैं मुसीबत में हूँ, प्लीज तुम मेरी मदद कर दो। घबराकर मेरी नींद खुल गई। मैं पसीने से बिल्कुल भीग चुका था। ऐसा सपना मैंने क्यों देखा? मैंने सोचा जब से वह लड़की मुझे मिली है तब से मैं उसी के ख्यालों में खोया हुआ हूँ। शायद इसी वजह से मुझे उसका सपना आया हो। मेरा नाम मनोज है। मैं अपनी मम्मी पापा और भैया भाभी के साथ रहता हूँ। मेरे भैया मुझसे 8 साल के बड़े हैं। उन्होंने बहुत पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली थी। तब वो मात्र 22 साल के थे और अब उन्हें 2 बच्चा भी हो गया है, एक बेटा और एक बेटी। मेरी भाभी बहुत चालाक है। वह एक आम मिडिल क्लास फैमिली की है, पर मेरे भैया काफी अमीर थे। यह देखते ही कॉलेज में उन्होंने भैया को अपने प्यार में फंसा लिया। मेरे मम्मी पापा तो भैया की शादी रईस घर में करना चाहते थे, पर मेरे भैया तो रीमा भाभी से ही शादी करना चाहते थे। शादी के बाद तो भाभी ऐसो आराम के साथ रहती है। घर में हर काम के लिए नौकर लगे हुए हैं। वह खूब सारी शॉपिंग करती है और बहुत ही ठाट बाट से रहती है। जब उन्होंने देखा कि हमारा घर इतना अच्छा है तो अपनी बहन से मेरे रिश्ते की बात करने लगी। लेकिन मैं शादी के लिए इतना सीरियस नहीं था और कभी किसी लड़की के लिए वह फीलिंग्स मेरे अंदर नहीं आई। मेरे भैया कहते थे कि किसी एक को चुन लो, पर कोई ऐसी खास मिली ही नहीं जिसको देखकर दिल में कुछ हो। और मेरी उम्र 26 साल हो गई और अब दुकान में जो भी कुंवारी लड़कियां आती है उनको मैं देखता तो हूँ, पर कोई भी लड़की मेरे मन को नहीं छूती। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ता देखने लगे थे, पर मैं सभी लड़की को रिजेक्ट कर देता था। लेकिन मेरी भाभी, वह तो हर साल मेरी शादी अपनी बहन मधुमिता से करवाना चाहती थी। मधुमिता का ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद ही भाभी और भैया मुझ पर दबाव बनाने लगी कि तू उससे शादी कर ले, पर मैं उसे टालता ही जा रहा हूँ। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और मैंने उस लड़की की क्लिपिंग अपने मोबाइल में सेव कर ली और मैं क्लिपिंग को बार बार देखता जा रहा था। आखिर मुझे ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से बार बार वह सपना मुझे याद आने लगा। भैया शाम को मेरे पास आए और कहे कि आज दुकान से जल्दी चला जा। जब मैंने पूछा कि आखिर क्यों, भैया बोले मधुमिता तुझसे मिलना चाहती है। पर मधुमिता मेरे दिमाग से बाहर निकलती जा रही थी। उसके फोन को भी मैं अवॉइड करने लगा था। मैं जाना नहीं चाहता था, पर भैया ने इतना दबाव डाला कि मुझे जाना पड़ा। मैं और मधुमिता एक रेस्टोरेंट में गए, वहां पर कुछ खाया पिया। वह मुझे कई तरह बातें बोल रही थी जो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं घुस रहा था। वह शिकायत भी करने लगी थी कि मेरा फ़ोन क्यों रिसीव नहीं कर रहे हो। तो मैंने उससे कह दिया कि मैं कस्टमर के साथ बिजी रहता हूँ, हर वक्त मुझे कॉल मत किया करो। आज मेरा बिहेवियर बहुत ही उखड़ा उखड़ा सा था। शायद ये उसने भी रियलाइज किया। आखिरकार मैं घर पर आ गया था और फिर अपनी मोबाइल निकालकर उस लड़की की वीडियो देखने लगा। न जाने किस कंट्री की लड़की होगी और दोबारा मुझे मिलेगी भी या नहीं। और मैं मधुमिता से दूरी बनाने लगा, पता नहीं क्यों, किस उम्मीद में। ऐसे ही करीब 1 हफ्ता बीत गया। 1 हफ्ते बाद अचानक से मुझे फिर वही लड़की नजर आई। आज उसने एक लाल टॉप और लाल स्कर्ट पहना था। मैं तो उसको देखते ही मुस्कुराने लगा। मेरी एक लेडीज स्टाफ उसे अटेंड करने आई तो मैंने कहा कि तुम दूसरे कस्टमर को अटेंड करो, मैं इसे देखता हूँ। तभी मेरे भैया की नज़र मुझ पर पड़ी। वह मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे थे, पर मैंने अपने भैया को इग्नोर किया और उस लड़की से बातें करने लगा। मैंने कहा, मैडम आप आज क्या लेना पसंद करेगी? वह आज अंगूठी लेना चाहती थी।
लेकिन बार बार वह पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कि वह डर रही हो। न जाने वह किससे घबरा रही थी। ठीक से अंगूठी भी नहीं देख पा रही थी। मैंने उससे कहा कि पीछे भी हमारा एक रूम है, अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो वहां पर भी आप ज्वेलरी देख सकती हैं। यह बात सुनकर उसने एक गहरी सांस ली और हाँ में सर हिलाया। मैं उसे लेकर पीछे वाले कमरे में चला गया, जहाँ मेरी और उसके अलावा कोई भी नहीं था। मेरा सोने का दुकान है, किसी कस्टमर को पता नहीं। ऐसे पीछे लाना सेफ है या नहीं पता नहीं। हालांकि यहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर ये गन निकाल ली तो मैं क्या करूँगा। कि अचानक मेरे दिल में एक घबराहट सी होने लगी। पर उस लेडी ने बहुत प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा था यहाँ आकर वह राहत की सांस ले रही है और उसे ऐसा डर है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। उसने जैसे ही मुझे टच किया, मेरे अंदर अजीब सी हलचल शुरू हो गई। ऐसी फीलिंग तो मधुमिता के साथ शायद ही कभी आई हो। मैं उसकी आंखों में डूबा जा रहा था। मैं उसे रिंग दिखाने लगा। उनमें से उसने एक रिंग पसंद कर ली। उसको वेट करके मैंने उसका दाम बताया। उसका प्राइस सुनकर वो लड़की फिर से दूसरी अंगूठी देखने लगी। कहीं मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये है, उसके अंदर कौन सी रिंग आएगी। अगर मैं लेबर चार्ज छोड़ दूँ तो यही रिंग 10,000 मैं इसे दे सकता हूँ। मैंने कहा, मैडम आप चाहे तो यही रिंग मैं आपको 10,000 कर सकता हूँ, मुझे अपना लेबर चार्ज छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं दूसरी रिंग लेती हूँ। फिर मैं वो रिंग ली और उसकी उंगली में पहना दी। एक पल के लिए वो लड़की सॉफ्ट हो गई और मुझे भी ऐसा महसूस हुआ जैसे कि इसे अपना बना लो। हम बाहर आए और मैंने उसे बिल बना दिया। उसने जल्दी से मुझे कैश देकर दुकान से बाहर चली गई। तभी मेरे भैया मेरे पास आए और उन्होंने बिल देखकर कहा, तुमने तो लेबर चार्ज इसे लिया ही नहीं, आखिर क्या बात है, तुम उसे लेकर पीछे चले गए थे। मैंने कहा, भैया ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने भैया को अवॉइड करना चाहता था, क्योंकि पहले मैं अपनी फीलिंग समझना चाहता था, उसके बाद में उसके न जाने मुझे क्या हो रहा है। पर मैं फिर सोचने लगा कि आखिर वह किससे छुप छुप कर दुकान में आती है और इतनी डरी हुई सी क्यों रहती है। वह मेरे सपनों में आने लगी थी, लेकिन सपनों में वह मुझे डरी हुई नजर आती थी और मैं उस लड़की को प्रोटेक्ट करना चाहता था। अब मैं इसी इंतजार में दिन काटने लगा था कि कब वह आएगी। अब एक पल वो मुझे 100 साल का लगने लगा था और उसके बिना यह जिंदगी अधूरी सी लगने लगी थी। सिर्फ 2 छोटी मुलाकातों में कोई आपको इतना अपना लग सकता है क्या। अब हर 7 दिनों के बाद वह मेरे पास आने लगी। उसके पास जितने भी पैसे होते थे वह मुझे बता देती थी और उसी हिसाब से वह ज्वेलरी लेकर जाती थी, लेकिन हमेशा ही डरी हुई सी और घबराई हुई सी रहती थी। उसके आते ही मैं उस पीछे वाले कमरे में लेकर जाता था। मुझसे जो भी ज्वेलरी लेती थी मैं उसे पहना देता था और उसकी आंखों में बिल्कुल खो जाता था। एक दिन वह मेरी दुकान पर आई और उसने मुझे हक कर लिया और रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह रो क्यों रही है। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहता, उसने अपना नंबर एक कागज में लिखकर मुझे दिया। ज्वेलरी लेकर हड़बड़ी में सी चली गई, पर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना नंबर जो दे दिया था, पर मैं हमेशा यही सोचता था कि इस लड़की के साथ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। आखिर वह कोई गलत काम तो नहीं करती, इतनी डरी और सहमी सी क्यों रहती है और चोरी छुपे ही हर वक्त मेरी दुकान पर क्यों आती है। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। मेरा फ्रेंड राजीव पुलिस में है और राजीव की गर्लफ्रेंड और साथ में मधुमिता भी थी। थोड़ी देर पार्टी करने के बाद राजीव मुझे अकेले बुलाया और उसने मुझे पूछने लगा कि तुम्हारे और मधुमिता के बीच सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना। अब मैं सोच में पड़ गया कि मैं उसे अनजान लड़की के बारे में बताऊं या नहीं। मुझे सोच में डूबा देख उसने कहा, क्या बात है, बता दो। मैंने उस लड़की के बारे में राजीव से सारी बातें बता दी और यह भी कहा कि वह हमेशा डरी हुई रहती है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या चक्कर है। राजीव ने पूछा, क्या तूने उस लड़की को कभी कॉल किया है। मैंने कहा, हाँ मैंने उसे कॉल किया और मैसेज भी किया है, पर शायद उसका नंबर स्विच ऑफ रहता है। जब भी मैं कॉल करता हूँ तो नंबर स्विच ऑफ बताता है और मेरे मैसेज भी उसे डिलीवर नहीं होते हैं। उसने कहा, मुझे नंबर दे, मैं पता लगवाता हूँ। मैं इसी उम्मीद में था कि मेरा दोस्त उस लड़की को ढूंढने में मेरी मदद करेगा, क्योंकि मैंने उससे कह दिया था मैं उसके लिए फील करने लगा हूँ। 2 दिनों बाद राजीव का कॉल आया। उसने बताया कि मुझसे मिलना चाहता है। मैं तुरंत ही अपनी दुकान से निकलकर राजीव से मिला, लेकिन राजीव ने जो बात बताया वह सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा चेहरा डर और गुस्से से लाल हो गया। अब मुझे उस लड़की पर भी शक होने लगा था, लेकिन मेरा दोस्त का कहना था कि वह किसी मुसीबत में भी हो सकती है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि अब वह लड़की जब भी मेरी दुकान पर आएगी तो मैं उसका पीछा करूंगा। राजीव ने कहा कि तू किसी खतरे में पड़ सकता है। मैंने कहा, मैं अपनी गन साथ रखूंगा। राजीव ने कहा, तू ज़्यादा बहादुरी मत दिखा, जब भी उसका पीछा करेगा तो मुझे अपनी लाइव लोकेशन भेज देना। मैंने कहा, ठीक है, जैसा तू कहता है वैसे ही करूँगा। मैं उस लड़की के लिए बिल्कुल पागल हो रहा था और उसका सच मुझे मालूम तक नहीं था। बस उसकी सेलफोन का लास्ट लोकेशन मुझे परेशान कर रहा था। आखिर वह आखिरी बार मुझसे मिली तो हक करके क्यों रो रही थी। क्या वह लड़की मुझ पर भरोसा करने लगी है। क्या वह भी मेरे लिए कुछ फील करती है जो मैं करता हूँ।
या फिर वह किसी मुसीबत में है और मुझसे मदद मांगना चाहती है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब मैं घर आया तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि आज हमें मधुमिता के घर जाना है, हम तुम दोनों की सगाई पक्की करना चाहते हैं। लेकिन तभी मैंने कहा, माँ आपको किसने कह दिया कि मैं मधुमिता से शादी करना चाहता हूँ? आप मेरी मर्जी के खिलाफ उस लड़की की जिंदगी क्यों खराब करना चाहती हैं? अगर सगाई के बाद मेरा मन बदल गया तो? मेरी भाभी काफी गुस्से में आ गई और कहने लगी, तुम दोनों तो इतने दिन से साथ में हो तो उसके साथ टाइम पास कर रहे हो क्या? मैंने कहा, भाभी कैसी बातें कर रही हो आप? अभी मधुमिता से कॉल करके पूछ लो, मैंने उसे कभी कोई कमिटमेंट नहीं किया है। बिना कमिटमेंट के वह मेरे साथ है। आप चाहो तो उसकी शादी उसके हिसाब से कहीं भी करवा सकते हो। मेरे भैया भी काफी भड़क चुके हैं। कहे, इस फॉरेनर लेडी के लिए तुम ये सब कर रहे हो ना? मैं समझता हूँ। मेरी भाभी कही, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बहन के साथ रिश्ता है और दूसरी औरत के पीछे पड़े हुए हो। मैंने कहा, देखो शादी बच्चों का खेल नहीं है कि पैसे की लालच में अपनी बहन को मेरे खूंटे से बांध दो। शादी में प्यार होना बहुत जरूरी है और मैं मधुमिता से प्यार नहीं करता। भाभी ने कहा, तुमने तो उसे कई बार कहा है कि तुम उससे प्यार करते हो। मैंने उस समय वह मुझे अच्छी लगती थी, पर अब नहीं। आपने भी भैया से लव मैरिज किया है ना? फिर जबरदस्ती किसी ऐसे इंसान से मेरी शादी नहीं करवा सकती जिसे मैं प्यार नहीं करता। मैं गुस्से से अपने कमरे में चला गया, दरवाजा बंद कर दिया। 1 घंटे बाद मेरी माँ कमरे में आई और बोली, देखो आपस में इस तरह से लड़ाई मत करो। अगर तुम्हें मधुमिता पसंद नहीं है तो उसे साफ साफ बोल दो, क्योंकि वह भी तुम्हारे इंतजार में बैठी हुई है। और यह कौन सी लड़की है जिसके बारे में भैया बता रहे हैं? मैंने कहा, माँ मुझे उस लड़की के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं उसे घर पर लेकर आऊँगा जैसे ही मुझे उसके बारे में पता चलता है। मेरी माँ चली गई। मैं मधुमिता से ब्रेकअप करना चाहता था, पर मुझे यह भी नहीं मालूम था कि वह लेडी मुझे पसंद करती है या नहीं, मुझसे शादी करेगी या नहीं। और मैं उसके लिए मधुमिता से रिश्ता तोड़ने का रिस्क ले रहा हूँ, जो कि पिछले 3 सालों से मेरे साथ है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या कहकर ब्रेकअप करूं। शादी का कमिटमेंट तो नहीं किया और अब मेरी जिंदगी में वह लेडी आ गई है जिससे मैं प्यार करने लगा हूं, जिसके लिए मैं फील करने लगा हूं, जिसके लिए मैं इस दुनिया से लड़ सकता हूं। लेकिन मैं अब उसका पीछा करूंगा। मैंने फैसला कर लिया था और कुछ दिनों के अंदर वह मेरी दुकान में आई। उसके बजट के हिसाब से मैंने उसे ज्वेलरी दे दी। जैसे ही वह जाने लगी मैंने पूछा, तुम्हारा फ़ोन तो ऑफ रहता है? उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा डर नजर आया और वह जल्दी से वहां से निकल गई। उसका फ़ोन ऑफ रहता था तो मुझे अपना फ़ोन नंबर क्यों दिया था? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर मैं अपने भैया से बोलकर दुकान से निकल गया। मेरे भैया काफ़ी गुस्से से मुझे देख रहे थे, क्योंकि शायद उन्हें पता था कि मैं इस औरत के पीछे जा रहा हूँ। वह अपनी कार में जाने लगी और मैं भी पीछे पीछे उसको फॉलो करने लगा। इसी बीच में कॉल करके राजीव को बता भी दिया कि मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ और अपना लाइव लोकेशन भी दे दिया था। राजीव ने कहा, वहाँ खतरा है, मैं भी आ रहा हूँ। जब उसका पीछा करते हुए मैं उसकी लोकेशन में पहुंचा तो वह एक बहुत ही गंदा एरिया था। वह कमरे में चली गई, लेकिन पीछे कुछ मर्दों ने मुझे रोक लिया। तभी एक औरत मेरे पास आ गई और कही, कहाँ घुसे जा रहे हो बाबू? यहाँ अंदर जाने के लिए पैसे लगेंगे, पैसे के बिना तू यहाँ किसी को भी नहीं छू सकता। मैंने बताया, मुझे यह फॉरेनर लड़की चाहिए। उसका क्या रेट है? उन्होंने मुझे रेट बताया। उसे देखकर मैं उसके पास चला गया। शायद उन लोगों ने लेडी को बता दिया था कि तुम्हारा कस्टमर आ रहा है और उसका नाम लिली बताया था। वह वहीं पर इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैं कमरे के अंदर गया वह बिल्कुल चौंक उठी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका कस्टमर मैं निकलूंगा, पर मेरे चेहरे पर हैरानी बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने कहा, मैं तुम्हें फॉलो करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। लिली बताओ, तुम यहाँ कैसे पहुँच गई और तुम हमेशा घबराई और डरी हुई से क्यों रहती हो? लिली ने मुझे हक कर लिया और रोने लगी। कही कि मुझे बचा लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने ये कहा कि वह मुझसे प्यार करती है। मैंने अपने आप को संभाला और पूछा कि मुझे सारी बातें बताओ, हमारे पास बहुत टाइम है। और उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि किस तरह से वह लंदन से यहाँ आई थी ऋषिकेश में एक योगा कैंप अटेंड करने। उसके मम्मी पापा का डेथ हो गई है। वह काफ़ी डिप्रेशन में आ गई थी। करीब 3 महीना योगा कैंप में बिताने के बाद वह बेहतर महसूस करने लगी और उसे हमारे देश से मोहब्बत हो गई थी। वहाँ से वह सीधी कोलकाता आ गई थी और अब वह अपनी बाकी ज़िंदगी इंडिया में ही बिताना चाहती थी। पर उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था और फिर वह बुरे लोगों के कब्जे में पड़ गई। वह लोग उससे गलत काम करवाने लगे। उन्होंने उसका पासपोर्ट भी रख लिया था और उसके बाद उसका वीज़ा भी एक्सपायर हो गया। बिना पासपोर्ट के यहाँ से वह भाग भी नहीं सकती थी और वह गुंडे उस पर नज़र भी रखते थे। ये लोग उसे कुछ पैसे देते थे अपने खर्च के लिए। पैसों को बचाकर वह चोरी छुपे सोने के गहने बनाती थी ताकि एक दिन वह यहाँ से निकल सके इन सब ज्वेलरी को बेचकर।
इसी वजह से वह छुपते छुपाते हमारे दुकान पर आती थी, क्योंकि इन गुंडों को पता लग गया कि वह सोने के गहने बना रही है तो वह उसे छीन लेते। मैं राजीव को कॉल किया और सारी बातें बता दी। कुछ ही देर में बाहर काफ़ी शोरगुल होने लगा और हमारा दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। लिली बहुत ज़्यादा घबरा गई, लेकिन मैंने दरवाज़ा खोल दिया और सामने पुलिस खड़ी थी। वह काफ़ी डरकर मेरे पीछे छुपने लगी, तो मैंने कहा, यह मेरा दोस्त है, तुम्हारी मदद करने के लिए आया है। और हम लिली को लेकर वहाँ से निकल गए थे। मैं उसे इधर उधर छोड़ नहीं सकता था, इसलिए उसे सीधे अपने घर लेकर आ गया था। हमने उसकी सारी ज्वेलरी भी ले ली थी और उसका पासपोर्ट भी ले लिया था। मैंने लिली से कहा कि तुमसे आज ही शादी कर लूँगा, क्योंकि तुम्हारा वीज़ा एक्सपायर हो गया है और उसके बिना वह तुम्हें आज ही लंदन भेज देंगे। मैं उसे घर पर लेकर आ गया था और अपने मम्मी पापा से कह दिया था कि आप शादी की तैयारी करो, मैं इसे आज ही शादी करूँगा। मेरे पापा मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे शादी की इतनी जल्दी क्यों है, तो मैंने बताया कि इसका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, मुझे आज ही इससे शादी करनी पड़ेगी। मैंने मधुमिता को पहले ही कॉल करके घर पर बुला लिया था और मैंने कहा, मधुमिता, मैं लिली से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा दिल दुखाया, पर मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करना चाहता था। बस तुम्हारी दीदी ही मुझ पर दबाव डालती थी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वो रोने लगी थी, गिड़गिड़ाने लगी थी और मैंने पैर भी पकड़ लिए थे कि मुझसे शादी कर लो, मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा कि तुमसे प्यार नहीं करता, मैं शादी कैसे करूं? ना मैं तुम्हारे साथ कभी खुशी से रह पाऊंगा, ना तुम्हें सुखी रख पाऊंगा। मेरी भाभी मुझसे बहुत नाराज़ हो गई थी, पर मैंने लिली से शादी कर ली और उसके साथ हमेशा खुश रहा। उसने मेरे घर वालों को बताया कि अपनी मम्मी पापा को खोकर इंडिया आई थी और यहाँ के लोगों से प्यार हो गया था, लेकिन फिर उसने इंडिया का इतना गलत रूप देख लिया था कि इस देश से नफरत सी हो गई थी। लेकिन उसके बाद मुझे मनोज मिल गया और मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मेरे घर वालों ने भी उसे अपना लिया और हमने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से बिताई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।